नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। 100 करोड़ रुपए की लागत से ऋषिकेश में बनेगा राफ्टिंग बेस स्टेशन, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। देश भर में नौसेना दिवस मनाकर जाबाजों को किया जा रहा सलाम। देहरादून के नेशनल हाइड्रोग्राफिक कार्यालय में भी हुआ कार्यक्रम, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने की शिरकत। प्रदेश में 8 और 9 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का जताया पूर्वानुमान। नशा नहीं रोजगार 2 अभियान के तहत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया सचिवालय कूच। भाजपा बोली सड़क पर उतरकर महज अपनी सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस। और पीएम कुसुम योजना के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए हरिद्वार में जिलाधिकारी ने रवाना किए रथ। सोलर पंप सेट लगाने के लिए की योजना का लाभ उठाने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के अंतर्गत देश के 23 राज्यों के 40 विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास के लिए 3,295 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। उत्तराखंड से योग और पर्यटन नगरी ऋषिकेश को भी इस योजना का लाभ मिला है। योजना के अंतर्गत ऋषिकेश में आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। दरअसल यहां अभी राफ्टिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला मौजूदा बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। इससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राफ्टिंग के शुरुआती स्थलों ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, मरीन ड्राइव व कौड़ियाला और समापन स्थलों नीम बीच, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला में अभी राफ्टिंग रोमांच की बुकिंग के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित नहीं हो पाई है। शौचालय और कपड़े बदलने के लिए उचित स्थान का भी अभाव है। सुरक्षा प्रावधानों में कमी और ऋषिकेश तपोवन शिवपुरी कॉरिडोर पर यातायात से होने वाली भीड़ भी इसमें शामिल है। राफ्टिंग बेस स्टेशन परियोजना का उद्देश्य ऋषिकेश के राफ्टिंग पर्यटन में बुनियादी ढांचे की चुनौतियों से निपटना और कमियों को दूर करना है। इस परियोजना का उद्देश्य अंतरराज्यीय बस टर्मिनल पर राफ्टिंग संचालन को केंद्रित करना और साथ ही अधिक धन खर्च करने की क्षमता वाले पर्यटकों को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मानकीकृत बुकिंग प्रणाली समेत उन्नत सुविधाएं प्रदान करना है। इस परियोजना में पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए शौचालय, कपड़े बदलने के लिए उचित व्यवस्था और सड़क किनारे खान पान की छोटी दुकानों जैसी आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण केंद्रीकृत राफ्टिंग बेस स्टेशन का विकास शामिल है। इसमें तपोवन क्षेत्र में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का निर्माण और सुरक्षा व दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आईटीसी आधारित निगरानी प्रणाली को लागू करना भी शामिल है। इसके अलावा पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने और क्षेत्र के इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 1500 लोगों को नौकरियां मिलने का भी अनुमान है। योजना के लिए जमीन राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी और इसे लागू भी राज्य सरकार ही करेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय इसकी निगरानी करेगा। योजना के लिए 66% राशि राज्यों को जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से इस योजना के अंतर्गत विकसित हो रहे पर्यटन स्थलों के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए 2 वर्षों की समय सीमा तय की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश के लिए 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को मंजूरी प्रदान कर उत्तराखंड के लोगों को एक और उपहार दिया है। देश आज नौसेना दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में देहरादून के राजपुर रोड स्थित नेशनल हाइड्रोग्राफिक कार्यालय में भी नौसेना दिवस मनाकर जाबाजों को सलाम किया गया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान नैनी झील के मानचित्र का भी विमोचन किया गया। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है।
साल 1971 में आज ही के दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने PNS खैबर समेत पाकिस्तान के 4 पोत डुबो दिए थे। इस अभियान में सैकड़ों पाकिस्तानी नौसेना कर्मी मारे गए थे। दिसंबर माह का पहला सप्ताह भी आधा बीत चुका है, लेकिन प्रदेश में अब तक बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि उत्तराखंड में फिलहाल अगले 3-4 दिन मौसम शुष्क ही बना रहेगा। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इस अवधि के दौरान 2 से लेकर 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। इस बीच 8 और 9 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बात करें तो अभी जो 3-4 दिन तो मौसम शुष्क है, लेकिन उसके बाद 8 और 9 को जो है एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते देखेंगे 8 तारीख को जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। इसी तरीके से 9 तारीख को उत्तराखंड के कुछ स्थानों पे हल्की और जो है कहीं कहीं मध्यम दर्जे तक की वर्षा और बर्फबारी मिल सकती है। तो इसमें देखेंगे जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी मिलने की भी संभावना है 8 और 9 तारीख को। अभी बात करेंगे तो तापमान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास चल रहे हैं। तो जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो मिनिमम टेम्परेचर चल रहे हैं। इसी तरीके से जो 2000 मीटर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर जो तापमान है 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहे हैं। तो आगे आने वाले जो कह सकते 3 से 4 दिन जो है वहाँ पर तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है अगले 4 दिनों में कह सकते हैं मिलने की संभावना है। उत्तराखंड युवा कांग्रेस ने नशा नहीं रोजगार दो मुहिम के तहत आज सचिवालय कूच किया। विरोध प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिप भी शामिल हुए। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बेरोजगार युवा नौकरी के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। इस दौरान युवा कांग्रेस के सचिवालय कूच को समर्थन दे रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि नशे के खिलाफ घर घर गांव तक ये आंदोलन चलाया जाएगा। उनकी सड़कों पर और सारे देश में गुंजायमान करने का काम किया। ये लड़ाई घर घर गांव गांव तक नशे के खिलाफ चलेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन को भाजपा ने राजनीतिक स्टंट करार दिया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली की माने तो प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल रहे हैं, जबकि कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते सड़क पर उतरकर महज अपनी सियासी जमीन तलाशने का काम कर रही है। तो आज प्रदेश में एक वातावरण बना है और लोगों को नौकरी की संभावनाएं बढ़ गई हैं, नौकरियां लोगों को मिल रही हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस का प्रदर्शन एक राजनीतिक प्रदर्शन है। अब विपक्षी दल है, वो कुछ तो करेगा। उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, लेकिन जब से धामी जी की सरकार यहाँ पर आई है और लगातार हम 2 टेन्योर बीजेपी की सरकार चल रही है, बेरोजगारी दर में पहले से कमी आई है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान पीएम कुसुम के अंतर्गत योजना के संबंध में जन जागरूकता के लिए आज हरिद्वार कलेक्ट्रेट परिसर से जिलाधिकारी करबेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ रवाना किए। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान के तहत डीजल पंप सेट के स्थान पर सोलर पंप सेट के इस्तेमाल के प्रति कृषकों को जागरूक किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य कृषकों को लाभान्वित करके कृषि क्षेत्र के विकास व कृषकों की आय में वृद्धि करना है। जागरूकता रथ हरिद्वार जिले के सभी ब्लॉकों में भ्रमण करेंगे। इसके माध्यम से ग्राम प्रधानों से मिलकर ग्रामवासियों को जानकारी दी जाएगी। जागरूकता रथ के साथ ही कनिष्ठ अभियंता और बोरिंग टेक्निकल टीम भी हर ब्लॉक में जाएंगी। कोई भी किसान अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहेगा तो उसे रथ में ही पंजीकरण फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि इस योजना में किसान को लागत का 20% अंशदान जमा करना है। सोलर पंप सेट के प्रयोग से डीजल खर्च के मुकाबले सालाना 50,000 रुपए की बचत होगी। साथ ही सिंचाई कार्यों के उपयोग के बाद अतिरिक्त उत्पादित ऊर्जा विद्युत ग्रिड को देने पर प्रतिवर्ष लगभग 30,000 रुपए की अतिरिक्त आय होगी। साथ ही स्थापित संयंत्र का 5 वर्ष तक निःशुल्क रख रखाव किया जाएगा। उन्होंने किसानों को भारत सरकार की इस योजना का लाभ उठाने की सलाह दी है।
बरसात के दौरान गोला नदी में आने वाले पानी और हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में आपदा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब सिंचाई विभाग गोला नदी के दोनों तरफ 9 किलोमीटर रिवर फ्रंट बनाने की कवायद शुरू करने जा रहा है। मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग संजय शुक्ल ने बताया कि पिछले मानसून सीजन में नदी में भारी मात्रा में पानी और मलबा आने से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन और गोला पुल को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी के मद्देनजर नदी में रिवर फ्रंट बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय एडवाइजर भी रिवर फ्रंट कार्य योजना का निरीक्षण कर चुके हैं। नमामि गंगे योजना के तहत इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा। इसके तहत यहां पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। तो रिवर फ्रंट का कंसेप्ट आया है और उसके लिए सर्वे इत्यादि कराया जाएगा। ये लगभग 9 किलोमीटर का रीच पूरा आता है, उसमें कराया जाएगा सर्वे और फिजिबिलिटी देखी जाएगी किस प्रकार से हम वहाँ पर्यटन की भी सुविधा दे सकते हैं, सेफ्टी भी दे सकते हैं, साथ में अप्रोच रोड और घाट इत्यादि बनाए जा सकते हैं। सौंदर्यीकरण के भी काम उसमें सम्मिलित होंगे। इस संबंध में अभी सैटरडे को, शनिवार को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के एडवाइजर अभी आए थे और उनको इस समस्या से जो यहाँ पर जो घटनाएं बार बार घट रही हैं अवगत कराया गया। तो रिवर फ्रंट के बारे में उनके द्वारा भी सहमति दी गई और उन्होंने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप इसको जो है प्रपोजल शुरू कर सकते हैं। इस संबंध में मैं केंद्र में चर्चा करूंगा। उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है और इसको हम मूर्त रूप में देने के लिए इसके सर्वे इत्यादि की कार्रवाई हेतु निर्देश दे रहे हैं। नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र में अब तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए शराब की तरह ही लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने पर दुकान पर जुर्माने और मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं को लाइसेंस के दायरे में लाया जाएगा। निगम प्रशासन ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। महीने भर बाद यह ड्राफ्ट सार्वजनिक होगा, जिसमें आपत्तियों का निस्तारण कर शहर में नियमों को लागू कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी में तंबाकू के प्रति आकर्षण और लत से छुटकारा दिलाना है। नगर आयुक्त शैलेंद्र नेगी ने बताया कि ड्राफ्ट का कार्य पूरा कर जिलाधिकारी के पास भेज दिया गया है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया को अपनाते हुए इसे शहर में लागू किया जाएगा। हमने एक ड्राफ्ट बनाया है, उसको अभी जो चूंकि बोर्ड भंग है तो जिलाधिकारी महोदय को हमने भेजा है, प्रशासक को अनुमोदन के लिए। जैसे वो होता है तो सबसे पहले तो हम प्रकाशित करेंगे और प्रकाशन करने के बाद लोगों की आपत्तियां मांगेंगे और आपत्ति उसकी सुनवाई करने के बाद तब जो है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। अधिसूचना प्रकाशित होगी और उसका हम जो है उस तरीके से हम लाइसेंसिंग प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। यह जो है जो हमारा नगर निगम एक्ट है 1959, उसके प्रोविजन जो है 368 है और 541 है, उसका सेक्शन 41 है, 42 है, उसमें हम लोगों को ये पावर निहित है। साथ साथ में जो कोटपा एक्ट है उसमें भी ये जो है इसके प्रोविजन है और समय समय पर गवर्नमेंट द्वारा भी जो है डायरेक्शन दिए गए हैं, उसी के आलोक में ये कार्य किया गया है। देहरादून में आईएसबीटी और इसके आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक जाम और बरसात के दौरान जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। लेकिन अब इन समस्याओं के समाधान के लिए देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने प्रयास शुरू किए हैं। उन्होंने आज इस संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और अस्थायी समाधान खोजने को कहा। जिलाधिकारी ने आईएसबीटी पर अनधिकृत रूप से वाहन खड़े होने को लेकर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। सड़क सुधारीकरण व ड्रेनेज कार्यों में देरी पर डीएम ने अधिकारियों से कहा कि बहानेबाजी के बजाय धरातल पर सुधार दिखना चाहिए। उन्होंने एआरटीओ और एसपी सिटी को निर्देश दिए कि आईएसबीटी पर लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए वहां अनधिकृत रूप से पार्क वाहनों को सीज करते हुए रेंजर्स ग्राउंड में ले जाएं। परिवहन निगम के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि चालक आईएसबीटी के भीतर ही बसों में सवारी बिठाएं और उतारें, एंट्री व एग्जिट गेट के बाहर नहीं। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षेत्र में ड्रेनेज कार्यों का सुधार अगली बरसात से पहले हर हाल में हो जाए। अधिकारी हो सुनिश्चित कर लें। उन्होंने निर्धारित स्टॉपेज के अलावा कहीं भी वाहन रोककर सवारियां बिठाने उतारने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाने के आरटीओ को निर्देश दिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ये विशाल है ना,
इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नैनीताल के नौकुचिया ताल क्षेत्र में आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में गुलदार कैद हो गया है। वन विभाग ने गुलदार को काठ गोदाम रानीबाग स्थित रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है। गुलदार के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। ऐसा माना जा रहा है कि ये वही गुलदार है जिसने बीते दिनों एक महिला को निवाला बनाया था। इसके बाद वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने जंगल में डेरा डाला था। महिला को निवाला बनाने वाले गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा पिंजरा और कैमरा ट्रैप लगाए गए। हालांकि वन क्षेत्राधिकारी की माने तो सैंपल की रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस बात की पुष्टि हो सकेगी कि पकड़ा गया गुलदार वही है जिसके हमले में महिला की मौत हुई। रात 12 बजे के आसपास पकड़ा गया और अभी जो भी है, जो उसके बाद हमने उसको रैप करके अच्छे से बंद करके अभी सीधे रेस्क्यू सेंटर पहुंचाएंगे। वहीं पे जो आगे की जानकारी आपसे साझा की जाएगी। और अभी हमारी WI की रिपोर्ट आनी भी बची हुई है, तो उससे पता चल जाएगा। इससे भी सैंपल करके हम सॉफ्ट सैंपल्स और इसके हेयर सैंपल्स भेजेंगे, जिससे कि हमको पता चल पाए कि जो मोमेंट जो जहाँ पे लेडी को किल किया था उस जगह और जहाँ से मिला सैंपल्स हम मैच कर सकें। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के मद्देनजर टिहरी जिला मुख्यालय के बौराड़ी में नगर पालिका के वेस्ट टू वंडर पार्क का आज विधायक किशोर उपाध्याय ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छता में पहला स्थान दिलाने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। आई लव टिहरी उस स्लोगन के साथ यहाँ पर नगर पालिका ने बहुत अच्छा काम किया। इसमें आप अगर देखेंगे ना, ये सारा का सारा रीयूजेबल है। जो कबाड़ा है उसको ठीक ढंग से वो करके इसको रीयूजेबल बनाया है, तो इससे लोगों को, बच्चों को ये शिक्षा भी मिलेगी कि जो हम ये समझते हैं किसी काम का नहीं है, उसका इतना अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो इस अवधारणा को हम और भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि करीब 2.25 लाख रुपए की लागत से वेस्टेज सामग्री को रीयूज करते हुए वेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण कराया गया है। पार्क है, इसका नाम है वेस्ट टू वंडर पार्क। जो वेस्ट होता है नगर पालिकाओं या शहरी जो भी यूएलबीज में हम लोग इकट्ठा करते हैं, तो उसका रीयूज किया है। ये RRR जो फॉर्मूला है या अवधारणा उस पे है कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, उसी पे तो रीयूज करना है। जैसे हमारे पास घर में कई चीजें होती है तो हमें कूड़े बनने से ही रोकना है। जैसे प्लास्टिक, पुराना प्लास्टिक है या टायर्स हैं हमारे, या हमारा MLP होता है, मल्टीलेयर प्लास्टिक होता है, उसी के यूज से ये पार्क तैयार किया गया है ताकि कूड़े को बनने से हम रोकें और उसको रीयूज करके उसको घटाएं। ये इसका उद्देश्य था। इसकी लगभग 2 लाख के समथिंग इसकी लागत है और इसमें हमने जो बेंचेस हैं वो सब रीयूजेबल आइटम से बनी हुई हैं। बाकी जो टायर्स हैं, पुराने टायर्स हैं, उसको यूज किया है, पीछे फेंसिंग की है, ये सब चीजें हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 5000 मीटर वॉक रेस के पदक विजेता राजकीय इंटर कॉलेज बैरागना के छात्र अमन ठाकुर को आज चमोली जिला प्रशासन ने सम्मानित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य DC मैठाणी व कोच गोपाल बिष्ट को भी सम्मानित किया गया। गोपेश्वर स्थित कार्यालय में जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बीते दिनों लखनऊ में राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में जिले के पदक विजेता छात्र अमन ठाकुर को स्मृति चिन्ह व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। अमन ठाकुर ने प्रतियोगिता में 5000 मीटर वॉक रेस में कांस्य पदक हासिल किया था। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 5100 रुपये की धनराशि का चेक भी अमन ठाकुर को भेंट किया। कोच गोपाल बिष्ट ने उम्मीद जताई कि आगे भी इसी प्रकार यहां के खिलाड़ी और छात्र बेहतर प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। रायका बैरागना के छात्र अमन ठाकुर ने अभी विगत 26 से 30 तक संपन्न हुई लखनऊ में जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया और वहां पर कांस्य पदक जीता।
ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि एक छोटी सी जगह से एक बच्चा जो है राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभा करता है और मेडल लेके आता है। इससे पूर्व भी बच्चों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया, जैसे मनीष रावत ने इसी फील्ड से प्रैक्टिस करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक तक का सफ़र तय किया। साथ ही परमजीत, मानसी, ये सब जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग भी किया और मेडल भी लिए। इसी ग्राउंड से ही इन्होंने जो है अपना करियर शुरू किया और आज ओलंपिक तक का सफ़र पूरा किया है। वहीं पदक विजेता अमन ठाकुर जिला प्रशासन की ओर से सम्मान पाकर काफी खुश हैं। मेरा नाम अमन ठाकुर है और अभी जो हाल में हुए लखनऊ में स्कूल नेशनल गेम्स हुए थे तो मैंने उसमें उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था। तो उसमें मेरी 5000 मीटर रेस वॉक में थर्ड पोजीशन रही। तो मुझे आज जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। अगली खबर अल्मोड़ा से, जहां अनुसूचित जाति अंडर 21 वर्ग बालकों की मंडल स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आज शुभारंभ हो गया है। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर की 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ टीम के बीच खेला गया, जिसमें अल्मोड़ा की टीम ने पिथौरागढ़ को 137 रन से पराजित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि खेल हमें अनुशासन, टीम भावना और संघर्ष की सीख देते हैं। कि मंडलीय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन अल्मोड़ा में किया गया है और सबसे खुशी की बात है कि अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए है। और क्रिकेट खेलों का जो भारत में आप देख रहे हैं, जिस तरह से प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, जिस तरह से पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, रोजगार के साधन मिल रहे हैं, कोचेज हैं, तो खेल हमारे वहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में आया है और अब हमारे खेलों के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है और लोग कैरियर के रूप में भी ले रहे हैं। तो खेल स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, कैरियर के रूप में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खेल के प्रोडक्ट के लिए भी है। तो मैं इन बच्चों को बधाई देता हूं और ये अपना नाम रोशन करें, अल्मोड़ा का नाम रोशन करें। वहीं जिला क्रीड़ा अधिकारी महेशी आर्या ने कहा कि एससी वर्ग के बालकों को आगे बढ़ाने के लिए इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें जो है एक अच्छा ये जो संदेश है कि जो एससीपी की जो बच्चे हैं हमारे, जिन तक ये सरकार हम मतलब सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, वो आज मतलब फील्ड में आ रहे हैं। तो ये उनके लिए एक अच्छी योजना है, उनको आगे मतलब खेल में बढ़ावा देने के लिए। तो खेल विभाग द्वारा हर साल एससीपी प्रतियोगिता, कैंप और इसी तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। वहीं टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंचे खिलाड़ी भी इस आयोजन से खुश नजर आ रहे हैं। उनकी माने तो उनका भविष्य संवारने में सरकार के ये प्रयास बेहद मददगार साबित होंगे। हम यहाँ अनुसूचित जाति खेल विभाग की तरफ से आए हैं। जो हमारे टूर्नामेंट कराया गया है खेल विभाग की तरफ से, जो यहाँ का ग्राउंड है हमें काफ़ी अच्छा है, यहाँ की सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं खेल में आगे बढ़े, ताकि हम आगे कुछ अपने जीवन में कुछ कर सकेंगे। और जो खेल विभाग है अगर इसी तरह हमें सपोर्ट करता रहेगा तो हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। कोटद्वार रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण अमृत भारत योजना के तहत 2 चरणों में लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में लगभग 8 करोड़ खर्च का अनुमान है। इन दिनों स्टेशन के कायाकल्प का काम किया जा रहा है। आज डीआरएम मुरादाबाद मंडल राजकुमार सिंह ने तमाम कामों का जायजा लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 दिसंबर से वंदे भारत ट्रेन का एक स्टॉप नजीबाबाद भी होगा। यहाँ पे हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं स्टेशन पे, उन्हीं का एक इंस्पेक्शन था जस्ट, और उनकी प्रगति की थोड़ी समीक्षा करनी थी बस। नहीं, वो जो रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है वो बेसिकली रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के हिसाब से बनाई जा रही है, तो वो कार्य भी चल रहा है, उसका भी निरीक्षण करना है। प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट की अहम भूमिका है। इन्हें अब स्मार्ट डायट बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजधानी देहरादून स्थित डायट में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान भी मौजूद रहीं। शिक्षा मंत्री रावत ने कहा कि प्रदेश में सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को स्मार्ट डायट बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है।
इन सभी संस्थाओं में स्मार्ट क्लास और हॉस्टल बनाए जाएंगे। सरकार ने सभी डाइट को लगभग 40 करोड़ रुपए दिए हैं। 1 महीने में सभी डाइट का विधिवत लोकार्पण कर दिया जाएगा। प्रदेश में जितनी भी डाइट है हमारे, उनको स्मार्ट डाइट बना रहे हैं सभी जगह, और इस संदर्भ में सभी जगह आजकल बहुत तेज़ गति से काम भी चल रहे हैं। वहाँ स्मार्ट क्लास भी बनाई जाएंगी, क्योंकि सारे टीचर्स ट्रेनिंग ही होती हैं। वहाँ पे हॉस्टल भी बना रहे हैं, वहाँ पे क्लासरूम भी बना रहे हैं, फिर एक लेक्चर रूम भी रहेंगे। तो अलग अलग प्रकार से बनाए जा रहे हैं, और लगभग 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने सभी डाइट्स को दिए हैं। और आज इसी संदर्भ में मैं यहाँ देखने आया था कि यहाँ भी काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है, और मुझे लगता है कि 1 महीने में इसका जो है विधिवत हम लोग लोकार्पण भी कर देंगे। फिर द्वितीय चरण के पैसे भी हमने यहाँ जारी कर दिए हैं। तो सरकार की मंशा ये है कि क्वालिटी एजुकेशन पे आप पूरा ध्यान रहेगा सरकार का। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से मेरा युवा भारत अभियान के अंतर्गत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग आयोजित किया जा रहा है। 25 नवंबर को इसकी शुरुआत की गई थी। 5 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत पोर्टल पर डिजिटल क्विज का आयोजन किया जा रहा है। चंपावत जिले के प्रत्येक विकास खंड से इसके लिए 1600 युवाओं के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। जिले में अभी तक 4000 से अधिक युवा इसके लिए पंजीकरण करा चुके हैं। नेहरू युवा केंद्र चंपावत के जिला युवा अधिकारी आशीष पाल ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से आयोजित क्विज के विजेता 11 व 12 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अपने विचार साझा कर सकेंगे। मेरा युवा भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का जो आयोजन दिल्ली में किया जाना है, उसके संदर्भ में हम 25 नवंबर और 5 दिसंबर के बीच विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रतिभागी ऑनलाइन mygov.in से प्रतिभा कर सकता है। इसमें प्रति ब्लॉक का टारगेट 1600 है। इसके बीच हम चंपावत जिले ने लगभग 4000 का टारगेट अचीव कर लिया है। बच्चे काफी प्रोत्साहित जुड़ रहे हैं, बड़े इंटरेस्ट के साथ जुड़ रहे हैं। मैं यह भी अवगत करना चाहता हूँ, जो यहाँ से प्रतिभागी विजेता होगा उसको राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करने का मौका मिलेगा। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। 100 करोड़ रुपए की लागत से ऋषिकेश में बनेगा राफ्टिंग बेस स्टेशन। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। देश भर में नौसेना दिवस मनाकर जाबाजों को किया जा रहा सलाम। देहरादून के नेशनल हाइड्रोग्राफिक कार्यालय में भी हुआ कार्यक्रम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने की शिरकत। प्रदेश में 8 और 9 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का जताया पूर्वानुमान। नशा नहीं रोजगार दो अभियान के तहत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया सचिवालय कूच। भाजपा बोली सड़क पर उतरकर महज अपनी सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस। और पीएम कुसुम योजना के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए हरिद्वार में जिलाधिकारी ने रवाना किए रथ। सोलर पंप सेट लगाने के लिए की योजना का लाभ उठाने की अपील। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_ देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें।
नमस्कार।